हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि उत्तराखंड जुडिशरी से रिलेटेड होगा। साथियों इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तराखंड जुडिशरी से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उन प्रीवियस ईयर पेपर को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ साथियों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2012 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है और ये पार्ट 2 है हमारा। साथियों पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी डन करा दिया है, इसका ये पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट अगर आप लोगों ने नहीं वॉच किया है तो प्लीज़ आप पार्ट फर्स्ट भी वॉच करिएगा। उसमें मैंने 51 से लेकर के 98 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। अब यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन से लेकर के आगे के जो भी क्वेश्चन बन पा रहे हैं उन क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराने जा रहा हूँ। साथियों एक इन्फॉर्मेशन और आपको शेयर करना चाहता हूँ, इसका जो जीएस का पेपर है मीन्स की जो जनरल नॉलेज का पेपर है उसको भी ऑलरेडी मैंने इसी तरह से डील कर रखा है। अगर आपने उसको भी वॉच नहीं किया तो काइंडली आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। अगर साथियों आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लॉ विथ रोनित के नाम से है। साथियों यहाँ पे 400-500 मेंबर हैं, आप चाहें तो पॉजिटिवली इसको ज्वाइन कर लेंगे। साथियों यहाँ पे देखिए 98 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, इसी क्वेश्चन से हमको स्टार्ट करना है। देखिए कराई संपत्ति अंतरण अधिनियम मीन्स की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है जो क्वेश्चन नंबर 98 है। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे टैकल करेंगे। देखिए साथियों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कह रहा है, यहाँ पे क एक गृह ख को इस निर्देश के साथ विक्रय करता है कि वह इसमें रहेगा नहीं किंतु इसके केवल गोदाम या दुकान के लिए प्रयोग करेगा, यह शर्त है। इस प्रकार का अगर कोई शर्त लगा दिया जा रहा है तो साथियों ये शर्त क्या हो जाता है, मीन्स कि जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं तो अगर इस टाइप का अगर कोई सिचुएशन लगा दिया गया है, कोई फैक्ट दे दिया जाता है तो ये क्या होता है, ये शून्य होता है। और इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो साथियों और भी आपको क्लियर हो जाएगा। यह शर्त धारा 11 के अधीन शून्य होगा क्योंकि धारा 11 के अनुसार जहां की संपत्ति के अंतरण पर उस संपत्ति के किसी व्यक्ति के पक्ष में हित सृष्ट किया जाता है परंतु अंतरण के निर्बंधन के निर्देश करते हैं कि वह ऐसे हित को ऐसे प्राप्त करे और वैनित करने का हकदार होगा मानो ऐसा कोई निर्देश था ही नहीं। इस प्रकार से माना जाएगा कि कोई भी यहाँ पे कंडीशन नहीं अप्लाई किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धारा संपत्ति अंतरण को परिभाषित करती है। अब कौन सी ऐसी धारा है जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को परिभाषित करती है साथियों, तो ये परिभाषित करने का काम धारा 5 के द्वारा किया जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, कह रहा है धारा 2 अधिनियम के निरसन के बारे में तथा धारा 3 धारा परिभाषाओं के बारे में तथा धारा 4 संविदाओं से संबंधित अधिनियमों का संविदा अधिनियम का भाग और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम का अनुपूरक समझा जाता था तथा धारा 5 संपत्ति अंतरण की परिभाषा के बारे में प्रावधान करती थी। कौन करती थी, तो धारा 5 ये संपत्ति अंतरण अधिनियम के बारे में प्रावधान करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे कौन ऐसा है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से संबंधित नहीं है, तो साथियों ये जो विभाजन होता है यही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से संबंधित नहीं होता है। दान भी हमारा प्रॉपर्टी या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से संबंधित होता है, धन का विनियमन भी होता है, अचल संपत्ति का पट्टा भी होता है। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक करके इसके एक्सप्लेनेशन में बता दिया गया है। धारा 5 से लेकर के 37 चल और अचल दोनों संपत्ति के बारे में बताया गया है। स्पेसिफिक होकर बताया जा रहा है। धारा 38 से लेकर के 53 का केवल अचल संपत्ति के बारे में बताया जाता है। यहां से भी आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है। धारा 54 से लेकर 57 तक विक्रय धारा के बारे में बताया जा रहा है। धारा 58 से लेकर के 104 तक बंधक, धारा 105 से लेकर के 117 पट्टा धारा के, धारा 108 से 121 विनियमन धारा है, धारा 122 से लेकर के 129 तक आपका दान धाराएं हो जाती हैं। मीन्स की इतनी चीजों के बारे में यहाँ पे क्या कर दिया गया, स्पेसिफिकली मेंशन करके बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन हमारा 101 वाला, जहां एक डिक्री भविष्य के डिक्री पर उपबंध करती है तो यह अनुयोज्य दावा होगा। मीन्स की एक्शनेबल क्लेम होगा, अनुयोज्य दावा नहीं होगा। यह इस टाइप का एक्शनेबल क्लेम नहीं होगा। यह निम्नलिखित में से किस वाद में निर्णित किया गया था, तो किस वाद में निर्णित किया गया था साथियों, तो ये गोविंदरा जूल बनाम रंगा राव के मामले में इसको क्या किया गया था, अभी निर्धारित किया गया था और इन्हीं के मामले में इसको डिफाइन करके बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें से किसको सही सुमेलित नहीं किया गया, तो साथियों यहाँ पे इसका सी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन यही है, इसी को सही सुमेलित नहीं किया गया। जो समाश्रित संविदा की बात करते हैं वो धारा 21 में बताया गया है। संचयन के लिए निर्देश धारा 17 के अंतर्गत बताया गया है। अंतरण द्वारा सृष्ट अधिकारों की पूर्वकर्ता धारा 48 के अंतर्गत बताया गया। लेकिन ये जो सी वाला है यही इसका रॉन्ग आंसर है साथियों, यही नहीं बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है
कृषि प्रयोजनों के लिए अस्थावर संपत्ति का पट्टा सामान्य होगा। ये कहाँ पर बताया गया है, कैसे बताया गया है, तो ये साथियों ये वर्षानुवर्षी होना चाहिए। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। कह रहा है जहाँ की पट्टे का समव्यवहार अवधि के बारे में खामोश है तो कृषि भूमि में पट्टे के संबंध पट्टा की अवधि वर्षानुवर्षी तथा अन्य मामलों में मासानुमासी मानी जाएगी। या तो वर्षानुवर्षी मानी जाएगी या तो मासानुमासी मानी जाएगी। इसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि से संबंधित है। अब कौन सी संपत्ति है, कौन सी धाराएं संबंधित है, स्पेसिफिक धारा होकर के पूछ रहा है, तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो सी वाला मार्क किया जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो स्पेसिफिक सेक्शन होगा वो सेक्शन होगा सेक्शन नंबर 63 एवं सेक्शन नंबर 70, ये दोनों होगी। अब एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है धारा 63 तथा धारा 70 दोनों बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि के बारे में प्रावधान करता है। धारा 63 के अनुसार जहां की बंधकदार के कब्जे में की बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि बंधन चालू रहने के दौरान होता है, वहां तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में मोचन किए जाने पर बंधकदार के विरुद्ध मुख्य बंधककर्ता ऐसी अनुवृत्ति का हकदार होगा। इसी प्रकार धारा 70 के अनुसार यदि बंधक की तारीख के पश्चात बंधक संपत्ति में कोई अनुवृद्धि होता है तो बंधकदार प्रतिकूल संविदा न होते हुए भी न हो तो प्रतिभूति के प्रयोजन के लिए ऐसी अनुवृद्धि का हकदार होगा। इस प्रकार का हकदार उसको माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम दोस्तों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं। एक दान जिसमें वर्तमान एवं भावी दोनों संपत्ति समाविष्ट हो वह दान है। वो किस प्रकार का दान है, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर डी होगा। वर्तमान संपत्ति के लिए विधिमान और भावी संपत्ति के लिए शून्य होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है धारा 124 के अनुसार जिस दान में वर्तमान एवं भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट हो वह भावी संपत्ति के विषय में शून्य होगा। उसको क्या माना जाएगा, जो हम भावी संपत्ति है उसको वहां पे शून्य माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है व्यापदेशन का सिद्धांत नहीं होगा। कहां पर नहीं होगा, उपरोक्त सभी में व्यापदेशन का कोई भी सिद्धांत नहीं होगा। विचारधीनवाद में नहीं होगा, बिना प्रतिफल वाले में नहीं होगा, धारा 47 पंजीकरण अधिनियम को भी नहीं होगा। व्यापदेशन का सिद्धांत यहाँ पे लागू नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक पट्टा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, कौन कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी वाला होगा। ए और बी दोनों कर सकता है। ए में कह रहा है केवल एक निश्चित अवधि के लिए और बी कह रहा है केवल एक शाश्वत काल के लिए। मीन्स कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो डी वाला होगा। धारा 105 के अनुसार पट्टे 3 प्रकार से होते हैं, निश्चित अवधि वाला पट्टा, सामयिक पट्टा और शाश्वत काल के लिए पट्टा। तो आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं किस किस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहा है। साथियों इसका सेशन जो कराने का मेन मोटिव ये है कि आप ऑब्जर्व कर लें कि क्वेश्चन आता कहाँ से आपके एग्जामिनेशन में। अगर आपको पहले से ये चीज़ें पता रहेंगी कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, तो आप वहाँ पे पॉजिटिवली पहले से ही मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दान संपत्ति अंतरण से शासित नहीं होता है। कौन सा दान नहीं होता है शासित, तो साथियों इसका बी करेक्ट आंसर है। आसन्न मरण दान जो होता है ये शासित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। 109 में कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 में कितने अपवादों का उल्लेख है। यहाँ पे कितने अपवादों का उल्लेख के बारे में बताया गया, तो साथियों यहाँ पे 10 अपवादों के उल्लेख के बारे में बताया गया। कह रहा है धारा 6 के निम्नलिखित अपवाद हैं। पहला कह रहा है उत्तराधिकार होने की संभावना के बारे में बता रहा है। सेकंड कह रहा है पुनः प्रवेश का अधिकार बताया। थर्ड कह रहा है कोई सुखाचार की बात कर रहा है, मीन्स इजमेंट्री राइट्स की बात कर रहा है। फोर्थ कह रहा है स्वामित्व तक ही निर्बाधित उपयोग के बारे में बताया गया। भावी भरण पोषण का अधिकार होना है, वाद लाने का अधिकार मात्र है, लोकपद है, विक्रय हैं और उसके बाद से प्रकृति के प्रतिकूल अंतरण है, और 10th वाले में है अधिभोगी का किसी व्यक्ति द्वारा अंतरीपीय अधिकार के बारे में यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो साथियों ए वाला जो है इसका यही सही सुमेलित नहीं है। भार जो चार्जेस है हमारे सेक्शन नंबर 100 में बताए गए हैं। पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रमबद्ध धारा 56 के अंतर्गत बताए गए हैं। बंधिक भरण 134 के अंतर्गत बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 111 मीन्स की 111 नंबर कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा के अधीन अंग्रेजी बंधक से संबंधित प्रावधान है। जो अंग्रेजी बंधक है वो किससे संबंधित प्रावधान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों ये सी वाला होगा। और धारा 58 के क्लॉज अंगा में इसको बताया गया है। अब आप देख सकते हैं जो अंग्रेजी बंधक मीन्स की जो इंग्लिश
मॉर्गेज है, इसको धारा 58 के अंगा क्लॉज में बताया गया है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 112 की बात करता है, मीन्स की 112 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाद में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 अंतर्ग्रस्त है। कहां पे अंतर्ग्रस्त है, तो इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों ए वाला, सूरज रतन धीरानी बनाम अजमाब्द टी कंपनी के मामले में इसको हमको देखने के लिए मिलता है। धारा 41 दृश्यमान स्वामी की बात करता है, मीन्स कि जो ऑस्टेंसिबल ओनर होते हैं दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण के बारे में प्रावधान करती है। सूरज रतन बनाम अजीमाबाद टी कंपनी का वाद धारा 41 पर एक निर्देशित वाद किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, कह रहा है प्रीवी काउंसिल द्वारा निर्णित निर्णयों में से कौन सा वाद कपटपूर्ण अंतरण से संबंधित है, मीन्स कि जो कपटपूर्ण अंतरण है उससे संबंधित है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है मुसाहर साहू बनाम हकीम लाला का जो मामला है ये इंपॉर्टेंट केस है और ये केस बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। कह रहा है मुसाहर साहू बनाम हकीम अली का वाद जो प्रीवी काउंसिल द्वारा निर्णित है धारा 53 के अंतर्गत कपटपूर्ण अंतरण पर एक निर्देशित वाद है, मीन्स कि ये एक क्या है, एक निर्देशित वाद माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6A से संबंधित अद्यतन है। तो यहाँ पे कौन है, तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो डी होगा, कोचिन्नी बना कुंजू पिल्लई इसका क्या है, इसका केस का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 115 में कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत दान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। किसको सही माना गया है साथियों, तो इसका डी वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। यदि स्वीकृति से पूर्व दान ग्रहीता की मृत्यु हो जाता है तो दान शून्य हो जाता है, अगर उसके पहले हो जाता है तो दान क्या हो जाता है, वहां पे शून्य माना जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है धारा 122 के पैरा 3 के अनुसार यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाता है तो दान क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जहां बंधकदार को बंधककर्ता के द्वारा बंधक की गई संपत्ति के कब्जे का परिधान नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं साथियों, तो उसे हम लोग सादा सिंपल मॉर्गेज के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम को निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यासन का प्रावधान करती है। तो ये कौन करती है साथियों, ये करती है धारा 92 के अंतर्गत इसके बारे में बताई जाती है। देखिए प्रत्यासन का प्रावधान धारा 92 में किया गया है, जबकि धारा 91 में व्यक्ति जो मोचन के लिए वाद ला सकेगा के बारे में तथा धारा 93 के प्रावधान किया गया और धारा 90 निर्देशित कर दी गई है। यहाँ से धारा 90 को क्या कर दिया गया, धारा 90 को यहाँ से निर्देशित कर दिया गया, मीन्स की हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, जो कि हमारा हिंदू लॉ से अब आ गया। अब देखिए हिंदू लॉ से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन रहे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट साबित होंगे। और साथियों ये प्रीवियस ईयर पेपर है और आपको प्रीवियस ईयर पेपर को क्या करना होता है, गंभीरता से लेना होता है। जितना आप गंभीरता से आप प्रीवियस ईयर पेपर को लेंगे उतना गंभीरता से आप एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे और अच्छे से अच्छा मार्क्स आप गेन करेंगे। कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विवाह के पंजीकरण से संबंधित है। तो साथियों आप सभी को पता है कि जो विवाह के पंजीकरण से संबंधित है धारा 8 के बारे में ही बात कर रहा है। कह रहा है एक्सप्लेनेशन विवाह के पंजीकरण के बारे में प्रावधान धारा 8 में किया गया है, जबकि धारा 13 में तलाक के बारे में तथा 13 क में पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद के बारे में प्रावधान किया गया है। यहाँ तक आपको देख करके समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम दोस्तों बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 119 में कह रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विवाह की शर्तों का प्रावधान करती है। कौन सी शर्त है, तो धारा 5 में यहाँ पे कंडीशंस बताए गए। कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में विवाह की आवश्यक शर्तों के बारे में बताया गया है, जबकि धारा 2 में अधिनियम के लागू होने के बारे में तथा धारा 3 में परिभाषाओं के बारे में, जबकि धारा 4 में अधिनियम के सर्वोपरि प्रभाव के बारे में प्रावधान के बारे में हमको क्या किया जाता है, डील किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 120 में कह रहा है मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं जिसने हिंदू विधि के ज्ञान प्राप्ति किया जा सकता है। तो कौन सा यहाँ पे स्रोत है साथियों, तो इसका जो स्रोत है वो स्मृति है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। देखिए कह रहा है मनु के अनुसार वेद स्मृति सदाचार और जो अपने को तुष्टिकर हो 4 धर्म से साक्षात्कार स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 121 का नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के समय एक हिंदू बालिका की आयु 18 वर्ष से कम है तो क्या क्या परिणाम होगा। इस टाइप के शादी का क्या परिणाम होगा, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए होगा। विवाह मान्य है परंतु ये विवाह क्या होगा, यहाँ पे पनिशमेंट उनको क्या किया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा, क्योंकि 18 वर्ष नहीं 21 वर्ष होना चाहिए एक कन्या का अगर उसकी शादी हो रही है तो 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से अगर कम है तो लड़के
लड़के का एज 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, इसमें से किसको सही सुमेलित माना गया, तो डी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। कह रहा है धर्मांतरण के आधार पर विवाह विच्छेद सरला मुदगल बनाम भारत संघ का मामला आया था 1955 का, और इसी को क्या माना गया है, सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 123 में कह रहा है क एक 28 वर्षीय हिंदू है, ख जो कि 25 वर्षीय हिंदू है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह करता है। यह पता चलता है कि विवाह के समय ख किसी अन्य व्यक्ति क से नहीं से गर्भवती है, क ख को विवाह विच्छेद कर सकता है। यह क्या है, ये इस प्रकार का किया जाता है तो ये शून्यकरण ही होगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, कह रहा है धारा 12 के अनुसार यदि प्रत्युत्तरदाता विवाह के समय किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती रही हो तो उस आधार पर विवाह को शून्यकरणीय करवाया जा सकता है। इसी के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 124 आता है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है एक हिंदू लड़का जिसकी आयु 23 वर्ष है एवं एक हिंदू लड़की जिसकी आयु 19 वर्ष है और दोनों एक ही गोत्र के, दोनों के बीच विवाह क्या होगा, तो दोनों के बीच विवाह क्या है साथियों, यहाँ पे शून्य मानी गई है। देखिए कह रहा धारा 5 में दी गई विवाह के शर्तों के अनुसार प्रतिसिद्ध संबंधों के भीतर आने पर तथा सपिंड मीन्स जो सपिंड नातेदारी होती है, जो सपिंड रिलेशनशिप होती है, अगर उसमें आप विवाह करते हैं तो उसको क्या माना जाता है, उस शादी को शून्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर का कर रहा है हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा एक हिंदू को अपनी बुद्धि या दुर्बलता माता पिता का भरण पोषण के लिए आबद्ध करती है, तो ये कौन करती है साथियों, तो धारा 20 के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया। कह रहा है धारा 20 के अनुसार इस धारा के उपबंधों के अनुसार कोई हिंदू अपने जीवन काल अभ्यंतरण अपने औरस या जारज बालकों और वृद्ध जनों का भरण पोषण के लिए बाध्य है। ये कहाँ बताया गया, धारा 20 के अंतर्गत बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कर रहा है हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आश्रितों को परिभाषित करती है, तो जो आश्रित होते हैं, जो उनके डिपेंडेंट होते हैं, तो ये धारा 21 परिभाषित करती है। एक्सप्लेनेशन देखिए, यह प्रावधान धारा 21 के अंतर्गत उपबंधित किया गया किस एक्ट में, तो हिंदू मैरिज एक्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे। 127 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी, तो उपरोक्त सभी के द्वारा किया गया था। बाल विवाह अवरोध अधिनियम से भी किया गया था, हिंदू विवाह अधिनियम से भी, और विशेष विवाह अधिनियम से भी, मीन्स की स्पेशल मैरिज एक्ट से भी इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को बंद कमरे में करने का उपबंध करती है, तो साथियों कौन सा करती है, तो धारा 22 के अंतर्गत बंद कमरे में क्या किया जाता है, वहां पे सुनवाई की जाती है। कह रहा है धारा 22 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन हर कार्यवाही बंद कमरे में की जाएगी और किसी व्यक्ति के लिए ऐसी कार्यवाही के संबंध में किसी बात को मुद्रित या प्रकाशित करना उस दशा के सिवाय विधिपूर्ण नहीं होगा जिसमें कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का कोई निर्णय न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से मुद्रित या प्रकाशित होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 129 की हम बात करते हैं साथियों, हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत कौन संरक्षक नहीं है, यहाँ पे किसको संरक्षक नहीं माना गया है, तो साथियों जो तदर्थ संरक्षक होते हैं इनको संरक्षक नहीं माना गया। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, कह रहा है धारा 4 के अंतर्गत निम्न संरक्षकों का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक संरक्षक, सेकेंड में कह रहा है अवयस्क के माता या पिता के इच्छा पत्र द्वारा नियुक्त संरक्षक की बात कर रहा है। थर्ड कर रहा है न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक की बात कर रहा है। फोर्थ कर रहा है किसी प्रतिपालक अधिकरण से संबंधित किसी अधिनियम के द्वारा या अधीन इसके रूप में कार्य करने के लिए सशक्त व्यक्ति के बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, कर रहा है क्वेश्चन नंबर 130 में एक हिंदू पति द्वारा जार कर्म, ये क्या कहलाता है साथियों, तलाक एवं न्यायिक पृथक्करण दोनों का आधार माना जाता है। मीन्स की जो न्यायिक पृथक्करण की बात करते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम धारा 13 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत जार कर्म तथा धारा 13 सब क्लॉज 2 के खंड 2 के अधीन तलाक एवं न्यायिक पृथक्करण दोनों का आधार यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्निश किया जा रहा है अगर जार कर्म साहब किए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा विवाह विच्छेद से संबंधित है, तो साथियों धारा 13 के बारे में आप सभी लोगों को पता है। 132 देखिए, एक विवाहित औरत बच्चों का दत्तक ग्रहण कर सकती है, कब कर सकती है, वह दत्तक ग्रहण नहीं कर सकती, कब नहीं कर सकती है, तो यहाँ पे कंडीशन इसके एक्सप्लेनेशन में देखिए। धारा 8 के अनुसार जो कोई नारी हिंदू स्वास्थ्य चित्त है, खौम कर रहा अवयस्क नहीं है, और आगे देखिए ग कर रहा विवाहित नहीं है या विवाहित है तो उसका
विवाह भंग कर दिया गया है, या जिसका पति मर गया है, या पूर्ण रूप से और अंतिम रूप से संन्यास ले चुका है, या सक्षम क्षेत्राधिकारिता के किसी न्यायालय ने उसे विकृत चित्त घोषित कर दिया है, वह पुत्र या पुत्री दत्तक ग्रहण में लेने का समर्थ रखती है, तब ये किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है व्यथित पक्षकार, जो व्यथित पक्षकार होता है दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन के लिए याचिका दायर कर सकता है। कब कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर केवल जिला न्यायालय में इस प्रकार से किया जा सकता है और कहीं पे भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 134 हमारा कह रहा है 15 वर्ष आयु के एक बालक या बालिका का अवैध रूप से दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर मार्क किया गया साथियों डी। यदि कोई परियोजना रूढ़ि या प्रथा पक्षकारों को ऐसे करने की अनुमति अगर प्रदान करती है तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए। धारा 10 में दत्तक लिए जाने वाले व्यक्तियों की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। इसके खंड 4 के अनुसार जब तक कि पक्षकारों के लागू होने वाले कोई ऐसी रूढ़ि या प्रथा न हो जो ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली है दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करता है, उसमें 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तभी उसको माना जाएगा। एक क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पे पूछ रहा है कौन सही सुमेलित है। पिता द्वितीय श्रेणी के दयाद में आते हैं, मीन्स की जो द्वितीय श्रेणी माना जाता है उसी द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 136 कर हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में आपसी सहमति से विवाह विच्छेद का प्रावधान किया गया? तो साथियों आप सभी को पता है कि ये 13B के अंतर्गत इस प्रकार का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों 137 में कर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा वादकालीन भरण पोषण और कार्यवाहियों में व्यय के प्रावधान के बारे में बात करती है? तो ये कौन सी करती है? तो धारा 24 के अंतर्गत इसके बारे में बात किया जाता है। साथियों जो नेक्स्ट सेशन होगा उस नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 138 से रिलेटेड 138 से लेकर के जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कराऊंगा। इस सेशन में इतना ही रखते हैं साथियों, क्योंकि आप लोगों के लिए भी ये बर्डन भरा हो जाएगा और मेरे लिए भी थोड़ा सा हैक्टिक हो जा रहा है। तो अब जो भी चीज़ बचता है उसको हम नेक्स्ट सेशन में आपके लिए एज वेल एज जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं लेकर के आऊँगा। थैंक यू साथियों।